नमस्कार। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHVM बापू नगर पर आपका स्वागत है। आज हम RBSE बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो अक्सर बोर्ड में 6 ब्लूप्रिंट के अनुसार 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्लास स्टार्ट करते हैं। दो समीकरण दे रखे हैं और हमें पता करना है कि इनके हल संगत है या असंगत, और यदि संगत है तो उसका ग्राफीय निरूपण भी करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले संगत है या असंगत, तो सबसे पहले संगत और असंगत का पता करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इनके व्यापक रूप से करते हैं। तो पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0, और दूसरा जो आपका समीकरण है वो है 4x - 2y - 4 = 0 की तुलना किससे करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरणों से। दो चर वाले रैखिक समीकरणों से तुलना, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप क्या होता है? a1x b1y + c1 = 0 तथा दूसरे का होता है a2x b2y + c2 = 0। ये इनके व्यापक रूप हैं। तब हमारे पास में a1 का मान निकल कर आएगा, a2 का मान निकल कर आएगा, b1 का मान निकल कर आएगा, b2 का मान, और उसके अलावा निकल कर आएगा c1 तथा c2 के मान। तो देखिए कैसे ज्ञात करते c1 b1 इन सभी के मान। तो देखिए पहला समीकरण है, उनकी तुलना तो कर दो आप पहले समीकरण से व्यापक रूप के, यानी x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1। तो ये हो गया x का गुणांक 2, जो y का गुणांक है वो 1, और जो अचर पद है वो -6। इसी प्रकार a2 b2 और c2 के मान समीकरण 2 से निकलेंगे जब हम इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो a2 आ गया आपका 4, y के गुणांक 2 के रूप में b2 आ गया -2, और ये आ गया -4। अब देखिए आप, अब संगत असंगत हल के लिए 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति है कि जो आपका a1 और a2 है इनका अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर न हो, यानी कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर न हो, नॉट इज इक्वल टू हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होगा, ठीक है। और यदि अद्वितीय हल होगा तो जो ग्राफ में हम रेखा खींचेंगे इन समीकरणों के माध्यम से, वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करे और अद्वितीय हल हो तो उस स्थिति में हल हमेशा संगत होगा। कैसा होगा? संगत। स्थिति नंबर 2, a1 बटा a2 का अनुपात, b1 बटा b2 का अनुपात और c1 बटा c2, ये तीनों अनुपात समान हो, तीनों के अनुपात समान हो, यानी x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के अनुपात तीनों ही समान हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अनेक हल होगा, क्योंकि रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब एक रेखा पर ही दूसरी रेखा होगी। दोनों समीकरणों से जो दोनों रेखाएं खींचेंगे वो एक दूसरे के ऊपर होगी, अर्थात संपाती होगी, और संपाती होगी तो अनेक हल होगा, और अनेक हल होगा तो हल कैसे होंगे? संगत। तो ये दो जो स्थितियां हैं इसके अनुसार तो हल हो गए संगत। अब तीसरी जो स्थिति है वो भी बता देता हूं। तीसरी स्थिति क्या है? देखिए तीसरी स्थिति इस तरीके से होती है कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर होगा, परंतु ध्यान रहे अचर पदों का अनुपात इनके बराबर नहीं होगा। यानी क्या? a1 और a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, लेकिन अचर पदों का जो अनुपात है वो इनके बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। रेखाएं होगी समांतर। जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं कैसी आएगी? समांतर। समझ लेना, ग्राफ खींचने पर यदि रेखाएं समांतर आए तो उसका कोई हल नहीं है। और
असंगत हल होंगे। कैसा होगा? असंगत। तो कहने का अर्थ है ये स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में ये हल असंगत होंगे और तभी हमें ग्राफीय विधि से उसका निरूपण नहीं करना है। दो ऊपर वाली जो स्थितियां थी उसके अनुसार हल संगत होंगे और यदि हल संगत होंगे तो उसका हल है वो कैसे ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। तो देखिए पता करते हैं इनके अनुपातों से कि हल कैसा है, संगत है या असंगत है। तो देखिए अब अनुपात निकाल देते हैं। a1 और a2 का अनुपात, तो a1 2 a2 4, इस तरीके से 2 से 2 कटे एक बार, 4 कटा 2 बार, ये आ गया आपका अनुपात। दूसरा b1 और b2 का अनुपात, तो b1 बटा b2 1 बटा -2, ध्यान रखे 1 बटा -2, तो यहाँ से आ गया -1 बटा 2, ये कटे हुए हैं। तथा c1 बटा c2 -6 बटा -4 माइनस प्लस हो गया 3 बटा 2। अब यहां से देख लीजिए अर्थात क्या आया? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है वो बराबर नहीं है। कैसे? इनका मान है वो 1 बटा 2 है और इनका मान है वो -1 बटा 2 है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि जो दिए गए समीकरण हैं उनका अद्वितीय हल होगा। ये सिचुएशन अभी आपने पढ़ी थी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अद्वितीय हल होगा और यदि हल अद्वितीय है तो कहने का मतलब क्या होगा? हम अद्वितीय हल की स्थिति में हल होगा संगत। कैसा हल होगा? संगत। और यदि हल संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात अद्वितीय एवं संगत हल है, अर्थात इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ से x और y के मान निकालेंगे समीकरण 1 से और एक टेबल तैयार करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी x और y के मान निकालकर एक टेबल तैयार करेंगे, उसके बाद ग्राफ का निरूपण करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 सबसे पहले लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए तो समीकरण 1 क्या है आपका? 2x + y - 6 = 0। यहाँ से सभी मानों को पक्षांतर कर दो। यहाँ 2x रखेंगे, 6 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x के गुणा में वो कहाँ चला जाएगा? x - y बटा 2 भाग में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब पुट y = 0 रख देते हैं। ध्यान रहे मान है वो पूर्ण संख्या में आए तो आसान होगा हल करना, इसलिए y के ऐसे मान रखे जिससे संख्या है वो हल होके पूर्ण संख्या आ जाए। तो 6 माइनस y का मान 0 रख दिया तो बटा 2, 6 बटा 2 आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ रख देते हैं 2, पुट y = 2, तब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6 - 2 बटा 2 यानी 4 बटा 2 2। अतः प्राप्त सारणी क्या होगी? प्राप्त सारणी होगी आपकी x और y के मान ज्ञात करने थे। इस तरीके से x और y के मान आ गए। x का मान पहले कितना आया? 3, फिर कितना आया? 2। अब देखिए यहाँ से पहले x y का मान कितना रखा था? 0, फिर कितना रखा? 2। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, 4x - 2y - 4 = 0 पक्षांतर कर देंगे सभी मानों को। तो 4 इधर जाएगा तो प्लस का, 2y जाएगा तो प्लस का, x के गुणा में वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 + 2y बटा 4। अब देखिए पुट करेंगे y के मान, कैसा मान रखना है ताकि क्या आ जाए? इनका मान है वो हल होके पूर्ण संख्या आ जाए। तो यहाँ रख देंगे 0 और 4 बटा 4, तो 0 तब हो जाएगा x बराबर 4 + 2 गुणा 0 बटा 4, इसलिए आ गया 4 बटा 4, क्योंकि ये 0 से गुणा किया तो 0 हो गया और 4 में जोड़ा 0 तो 4 हो गया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आ गया। तथा एक और मान ज्ञात करते हैं तो पुट हो जाएगा y = देखिए यहाँ रख देते 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 4 8 हो गया, 8 में 4 का भाग दिया तो 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से y क्या हो जाएगा? 2, तब क्या आ जाएगा? x बराबर 4 + 2 गुणा 2 बटा 4, ये हो गया 4 + 4 बटा 4।
और 8/4 यानी क्या आ गया 2। तो अतः प्राप्त सारणी क्या हो जाएगी, अतः प्राप्त सारणी क्या होगी, प्राप्त सारणी होगी आपके, देखिए ये हो गया, देखिए ऊपर लिख देता हूँ, देखिए नहीं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स ये वाई। देखिए पहले जो आपके y का मान है वो क्या पुट किया 0 और फिर क्या किया 2, पहले x का मान क्या आया 1 और फिर क्या आया 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए इन समीकरणों से क्या खींचते हैं आलेख, समीकरण से टेबल बनाने तो आपको समझ में आ गई होगी, इनसे आलेख किस तरीके से खींचते हैं देखिए, ये टेबल में या साइड में ले लेता हूँ आपके, ये हो गया 3 और 2 और ये हो गया 0 और 2। इसके लिए समीकरण है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए है ये, और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान रखें ये आपको ग्राफ पेज पे ही बनाना है, परीक्षा में आपको ग्राफ पेज दिया जाएगा, मैं सामान्यतः आपको बता देता हूँ हल कैसे करना है, वह रेखा किस तरीके से खींचनी है, ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये समतल पेज है, यहाँ पर आप यथावत स्थिति में बिल्कुल यथार्थ मान के साथ इस पर हल नहीं कर सकते, लेकिन करना क्या है तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर ग्राफ पेज के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा खींचनी है बीचों बीच, जिसको हम कहते हैं वाई एक्स और ये हो जाएगा वाई डैश। एक बीचों बीच क्षैतिज रेखा खींचनी है उस पेज के, तो ये हो गया क्षैतिज पेज में एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को हम भुज और वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। ये दोनों जो रेखा है वो जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं हम मूल बिंदु, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए यहाँ संख्या लिखनी है 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से 1 2 3 4 मैंने 5 तक की लिखी है। वैसे वहां जितनी लंबी रेखा होगी पेज होगा उस हिसाब से आप जितना चाहो इतना लिख सकते हो। ये समझ में आ गया होगा बनाना। अक्ष किस तरीके से खींचना है, कार्तीय निर्देशांक भी किस तरीके से रखेंगे हम। पहले सबसे पहले आपको ग्राफ पेज में ऊर्ध्वाधर एक अक्ष खींचना जिसको वाई अक्ष और क्षैतिज अक्ष खींचना जिसको एक्स अक्ष कहते हैं। उसके बाद में इस तरीके से आपको ऊर्ध्वाधर जो रेखा होगी उनके नीचे ये संख्या निरूपित करनी है, क्षैतिज रेखा में जो संख्या रेखा होगी वहां ये निरूपित करनी है। ध्यान रहे कि ये जो मूल बिंदु इसके बाएं पक्ष में एक्स अक्ष पर ऋणात्मक संख्या और दाएं पक्ष में धनात्मक, वाई अक्ष पर जो मूल बिंदु इसके ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। अब इन टेबलों के माध्यम से हम रेखाएं खींचेंगे। यहाँ देखिए जब बीजगणित की बात करें तो उसको समीकरण बोलते हैं, और जब ज्यामिति की बात करें तो उसको रेखा बोलते हैं आलेख के अंतर्गत। तो समीकरण जो आपका पहला समीकरण है वो ये है, तो इसके अनुसार x का मान हो गया 3 और y का हो गया 0, तो इस अक्ष पर आ जाएगा x अक्ष पर। फिर 2 और 2 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए यहाँ मैं सिर्फ आपको निरूपित करना सिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा कम हो सकती है, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वह बिल्कुल सही तरीके से मान जा रहा है, लेकिन करना क्या है वो जो चीज मैं बता रहा हूँ वैसे ही वहां करना है। क्योंकि यहाँ मैंने बिना रेखा कि इसको समान दूरी पर लिख पाया या नहीं लिख पाया, क्योंकि दिख रहा तो है समान दूरी पर, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो तो इधर उधर हो जाए, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा। फिर जो दर्शित दो बिंदु आते हैं उनको सीधी रेखा द्वारा पटरी की सहायता से अर्थात स्केल की सहायता से इनको मिलाकर एक सीधी रेखा आएगी। ध्यान रखना रेखा हमेशा सीधी आएगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, वैसे सीधी रेखा खींचनी है। और फिर उसके बाद में लिखना चाहो तो इसके मूल बिंदु लिखने, लिखना चाहो क्या लिखना ही है, 3 0 हो गया, इसके बिंदु हो गए 2 और 2 जो टेबल में वही लिखने हैं। फिर उसके साथ साथ इस पर समीकरण भी लिखना है कि ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 यह लिखना है आपको। फिर आप दूसरे टेबल की बात करेंगे तो 1 और 0 ये हो गया आपका 1 और 0 एक्स अक्ष पर होगा, और दूसरा हो गया 2 और 2 तो ये हो गया पुनः 2 और 2 तो ये हो गया आपका
दूसरी रेखा। ठीक है, इस तरीके से खींचनी है, इनके बिंदु लिखने हैं। ये हो गया 1 और 0, ये हो गया 2 और 2। वैसे ये पास में लिखा हुआ है ये, और साथ में इसका समीकरण भी लिखना है इसके साथ में 4x माइनस, ताकि पता चले कौन से समीकरण से ये प्राप्त हुई रेखा। -4 बराबर 0 ये लिख दिया। मैंने पहले ही कहा था आपको दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, इस अर्थात इसका हल अद्वितीय होगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अद्वितीय हल है, और पूछ ले परीक्षा में कि इसका हल क्या है, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 पर, इसलिए x का मान 2 हो गया और y का मान 2। ये इस समीकरणों का हल हो गया। ये है आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना। तो नीचे आप जब लिखोगे तो उसी पेज में लिख दो, या जो क्वेश्चन अपनी कॉपी में अटेंड किया है वहां पर अतः करके लिख देना, x बराबर 2 और y बराबर 2 तथा ये आपका हल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ ये निरूपण करना है। समझ में आ गया होगा आपको। अपने ग्राफ कॉपी के अंतर्गत आप जरूर ऐसा प्रश्न लेके घर बैठकर इस वीडियो को देखकर एक प्रश्न हल करने की कोशिश करोगे, तो मेरे को विश्वास है कि इस प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे। इस तरीके का प्रश्न खंड द के अंदर 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत ही इजी है 6 नंबर प्राप्त करना। ठीक है, यदि इस वीडियो को आप आरंभ से अंत तक एक बार देख लोगे तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न को आप परीक्षा में कर पाओगे। करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जब भी बात असमीका की आती है तो सबसे पहले उसको क्या बनाते हैं, उसका समीकरण। लेकिन यहाँ मॉड्यूल्स दिया हुआ है तो मॉड्यूल्स को हटाकर हम किस तरीके से इनके समीकरण बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले यदि हम यहाँ से मॉड्यूल्स को हटाएंगे तो ये y माइनस जो x दे रखा है ये हो जाएगा आपके लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, यदि मॉड्यूल्स का मतलब है संख्या धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि 3 को हम प्लस लेते हैं तो इस स्थिति में प्राप्त होगी पहली असमीका, तथा दूसरी जो असमीका है वो प्राप्त होगी y माइनस x लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि ये जो मान है ये -3 होगा। ध्यान रखना, ये +3 है और ये -3 है, क्योंकि मॉड्यूल्स जो है वो माइनस प्लस को जैसे ही मॉड्यूल्स को हटाते हैं तो एक मान प्लस का आएगा, दूसरा मान माइनस का। तो इस तरीके से दो समीका प्राप्त हुई। अब सबसे पहले लेते हैं पहली समीका। देखिए तो पहली समीका जो है आपकी y माइनस एक्स बराबर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया फर्स्ट। प्रथम जो है समीका है उनसे हल कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए y बराबर माइनस एक्स को मैं पक्षांतर कर दूं तो हो जाएगा प्लस का, ये हो गया प्लस का। यहाँ से x का मान पुट करके यहाँ से क्या करना है, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए जिस प्रकार हम समीकरण के अंतर्गत किस तरीके से हम टेबल बनाते थे वैसे ही बनानी है यहाँ भी, क्योंकि अब तो ये समीकरण बन गया। तो यहाँ से पुट हो जाएगा x की जगह 0, तब क्या हो जाएगा y की जगह 3 + 0 यानी 3, और पुट हो जाएगा तथा करके क्या हो जाएगा पुट हो जाएगा x की जगह कुछ भी पुट कर दो, 1 कर दो, तब हो जाएगा आपके जो y बराबर 3 + 1 अर्थात 4। अतः प्राप्त सारणी जो बिंदुओं के निर्देशांकों की टेबल जो प्राप्त हुई वो क्या हुई, देखिए यहाँ से x का मान और y का मान। यहाँ से देखिए जो x का मान रखा वो पहले क्या रखा 0, फिर x का मान रखा वो क्या रखा 1, पहले y का मान रखा जो मान आया वो क्या आया, देखिए यहाँ से 0 रखा, 0 रखने पर आया 3, फिर क्या आया, फिर आया 4, ये हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी समीका है वो है y माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। यहाँ से भी समीकरण बना देंगे तो -3 ये x है, y माइनस x बराबर हो जाएगा -3। यह समीकरण बन गया। यहाँ भी मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर -3 + x। तो देखिए पुट करेंगे, क्या करेंगे, x की जगह 0 कर देता हूँ तो x बराबर 0 हो गया। तब y बराबर क्या आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे -3 में तो -3 आएगा। आगे देखिए तथा एक और मान पुट करते हैं, तो पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से मैं 1 पुट कर देता हूँ तो x = 1 हो गया। तब आपके आ जाएगा y का मान -1 -3 में +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2। अतः प्राप्त सारणी क्या आ गई, प्राप्त जो सारणी है वो इस तरीके से आ गया। मान आपके पास में ये हो गया। अब देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान देखिए यहाँ से पहले क्या रखा 0, फिर क्या रखा 1,
पहले y का मान क्या आया, पहले y का मान 0 रखने पर आया -3 और फिर आया -2। ठीक है, ये होगी टेबल प्राप्त। अब देखिए यहाँ से दोनों टेबल जिस तरीके से प्राप्त हुई है, उसके बाद में हम वैसे ही जो आलेख में रेखा खींचते हैं वैसे रेखा खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से दोनों टेबलों पर विशेष ध्यान देना। दोनों टेबल आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ छोटा सा एक आलेख खींच के बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से वैसे ही जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, y अक्ष कितना है ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, क्षैतिज रेखा के रूप में आपको x कितना है, यह मूल बिंदु होगा, यह मूल बिंदु हो गया आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हो गई। अब हम टेबल से पुट कर देते हैं 0 और 3। तो 0 है x का मान और y का मान 3, तो यहाँ जाएगा बिंदु। फिर हो गया 1 और 4, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 4, तो यहाँ जाएगा और इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपके 0 और -3, तो 0 हो गया और -3 हो गया ये। फिर हो गया आपका 1 और -2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -2, तो ये होगी दूसरी रेखा। ठीक है, इनको मिला देंगे, ये इस तरीके से सीधी रेखा के रूप में मिलाना है। ये दोनों मिला दी। ठीक है, स्केल से मिलाओगे आप, तो मिलाने के बाद में हमारे पास दोनों रेखाएं आ गई। अब मूल बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करती है या नहीं। यदि संतुष्ट करती है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा और यदि संतुष्ट नहीं करती है तो विपरीत ओर होगा। तो देखिए, अब देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 को समीकरण में रखने पर देखिए समीकरण क्या है आपकी, y - x दोनों तरफ मॉड्यूल्स लगा हुआ है। ये हो गया 0 - 0 का मॉड्यूल्स < 3। यहाँ से क्या निकल कर आया, ध्यान देना, यहाँ से निकल कर आया 0 का कोई मतलब होता है नहीं, तो मॉड्यूल्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 न तो ऋणात्मक होता है और न धनात्मक होता है। और ये आ गया < 3। इसका मतलब है 3 से 0 छोटा है या 0 3 के बराबर है, तो एक शर्त ये संतुष्ट कर रही है, 0 है वो 3 से छोटा है, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तब समीकरण का हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय होगा हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। और छायांकित होगा मूल बिंदु की ओर। कैसे, देखिए यहाँ से मूल बिंदु यह है, यदि इसको इस तरीके से छायांकित करें तो इसको कहते हैं मूल बिंदु की ओर, और ये इस तरीके से यह मूल बिंदु की ओर है, यह भी मूल बिंदु की ओर है। यदि इसको विपरीत ओर करना होता तो इसको छायांकित करते ऐसे, इसको ऐसे, तो ये हो गया आपका छायांकित। इस तरीके से छायांकित कर दीजिए यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया छायांकित, ये हो गया छायांकित। ध्यान रखें, ये तीर के चिन्ह ही प्रदर्शित करते हैं कि मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो देख लीजिए, इसका जो मुंह है वो मूल बिंदु की ओर है, तो ये मूल बिंदु की ओर हो गया। इसका भी इधर से देखिए तो मूल बिंदु की ओर है, तो मूल बिंदु की ओर हो गया। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जब समीकरण को संतुष्ट करते हैं तब समीकरण का हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा, मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। ध्यान रखना, और छायांकित होगा, और यानी तरफ। और यदि संतुष्ट नहीं करते हैं तो इसके विपरीत और यानी फिर इस तरफ होते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करने संबंधी प्रश्न है, त्रिकोणमिति से संबंधित। देखिए पहला, साइन थीटा कोस कोष्टक 90 - थीटा कोस थीटा बटे में सेक थीटा सेक 90 - थीटा
प्लस कॉस साइन थीटा 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ से सीधी क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए तो LHS में हल करते हैं, साइन थीटा कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन, और यह हो गया कॉस बटे में सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा कोसेक। यहाँ से हो गया कॉस साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो गया साइन कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा सेक। देखिए यहाँ से साइन और साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और पास में क्या आ गया कॉस, कॉस और कॉस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, पास में क्या आ गया साइन, और इसके बटे में आ गया कोसेक, और इसके बटे में आ गया सेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आपका कोसेक है और जो सेक है इनको भी साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमें जो मान लाना है वो किसके पदों में लाना है साइन और कॉस के पदों में। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, 1/साइन, तो साइन ऊपर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, प्लस यहाँ से सेक का हो जाएगा 1/cos, और जैसे कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी इसके साथ में कॉस भी है ध्यान रखें, प्लस ये जो जैसे ही सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस की घात कितनी हो जाएगी 3, और ये आ गया आपका साइन। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या आया साइन क्यूब कॉस और कॉस क्यूब साइन। अब इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम। तो देखिए इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, यहाँ सिर्फ क्या है साइन, तो कॉमन आएगा साइन, क्या आएगा साइन, एक तो साइन कॉमन आ जाएगा, साइन की छोटी घात कॉमन आएगी, ध्यान रहे इस बात को, तो साइन की घात 1 है या 3 है तो क्या आएगा साइन, कॉस और कॉस स्क्वायर में कॉमन क्या आ जाएगा कॉस, तो कॉमन लेते ही साइन कॉस से याद रह जाएगा साइन स्क्वायर, साइन क्यूब की घात में भाग जाएगा साइन का साइन स्क्वायर बार और कॉस स्क्वायर। ध्यान रहे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, इसलिए आ गया आपके पास में साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लाना था यही लाना था थीटा, ध्यान रखें RHS देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड जो भाग है उसको अब हल करते हैं। ABC एक त्रिभुज दे रखा है और ABC के अंतकोण को दिखाते हुए इसको सिद्ध करना है। तो देखिए दिखाइए कि ये साइन कोष्टक b प्लस c बटा 2 बराबर cos a बटा 2 होता है कि नहीं। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या होगा, तीनों कोणों का योग ABC, तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, कारण क्या हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180, ये बात आपको पता है। देखिए यहाँ से अब बाएं पक्ष में सिर्फ b प्लस c है, तो यहाँ b और c रखेंगे, a को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस a। अब देखिए यहाँ साइन है तो दोनों पक्षों जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, यहाँ cos है लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ साइन का गुणा कर दिया दूसरी तरफ cos का कर दिया, दोनों तरफ भी हमें साइन का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में देखिए दोनों पक्षों में पहले ऐसा करते हैं 2 का भाग दे देते हैं और उसके बाद साइन का गुणा करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही करना है, 2 का भाग भी देना है साइन का गुणा भी करना है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा b प्लस c में 2 का भाग दे दिया और इधर 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 आ जाएगा, a में देंगे तो a बटा 2 ही रह जाएगा। दोनों में अलग अलग दिया मैंने, 2 का भाग ध्यान रखना, 2 का भाग दिया 180 में 90 बार, a में 2 का भाग जाएगा नहीं इसलिए लिख दिया a बटा 2। अब दोनों पक्षों में साइन का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, देखिए इधर साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन कोष्टक b प्लस c बटा 2। बायां पक्ष तो आ गया आपका, दायां पक्ष देखिए
इधर भी साइन का गुणा करेंगे, साइन कोष्टक 90 माइनस a बटा 2। आप सोच रहे हैं कि इधर तो cos a बटा 2 है, ये तो आया साइन 90 माइनस a बटा 2, तो आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बराबर cos थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है a बटा 2, तो साइन की जगह साइन कोष्टक b प्लस c बटा 2 बराबर साइन की जगह हो जाएगा cos और थीटा की जगह क्या है a बटा 2। क्या सिद्ध करना था, यही लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस cos माइनस sin स्क्वायर थीटा sin कोष्टक 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cot। सबसे पहले LHS को लेते हैं। तो देखिए यहां से इस तरीके का प्रश्न है कि 1 प्लस cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस cos लाओगे तभी 1 प्लस cos कटेगा, sin आपके हर में आ जाएगा क्योंकि cot लाना है, cot के स्थान पर cot तभी आएगा जब cos बटा sin आएगा, sin तो है, यहाँ से cos लाना है, 1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सीधा हल करवा रहा हूँ। LHS को ध्यान दे, माइनस हो गया sin स्क्वायर थीटा बटे में हो गया आपके sin थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। कैसे आया ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ऐसे आया, देखिए यहाँ से कैसे आया, ऐसे ये सब समीकरण पढ़ी होगी आपने, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के बराबर क्या होता है 1, तो जहाँ 1 है वहां मैं ये लिख सकता हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो देख लीजिए ये 1 है, इसके स्थान पर लिख दिया मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये प्लस का sin स्क्वायर, ये माइनस का, ये घट गया, तो क्या बचा 1 प्लस cos जो आपका था 1 प्लस cos भी लिखा नहीं, एक cos रह गया आपके घर में, देखिए यहाँ से 1 प्लस cos भी है, 1 प्लस cos सिर्फ 1 की जगह लिखा है, ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा मैंने 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसके साथ में आपके प्लस cos है और फिर आपके cos थीटा के बाद में क्या है sin स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दे थोड़ा, देखिए क्या था 1 था, 1 के स्थान पर क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos था, ये cos हो गया, माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, और ये sin प्लस 1 हो गया, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर घट गया, तो आपका क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। बट्टे में क्या लिख रखा है sin थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। अब यहां से देखिए cos कॉमन ले लेता हूं मैं, तो आपका क्या आ जाएगा cos कॉमन लेने से आ जाएगा cos थीटा प्लस 1, कैसे cos का भाग cos स्क्वायर में cos बार, cos से cos कटा एक बार, तो हो गया sin थीटा कोष्टक 1 प्लस cos, ठीक है। 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कट गया और आ गया cos बटा sin का मतलब क्या हो गया cot थीटा। ध्यान रहे cos बटा sin के बराबर होता है cot। इधर देखिए ध्यान से, वापस एक बार क्या था 1 प्लस cos, 1 की जगह मैंने रखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, कहां से रखा यहां से, ये सब समीकरण आपने पढ़ी थी, 1 इज इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो 1 के स्थान पर रख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये जो आपका cos था वो cos यथावत रहा, माइनस sin स्क्वायर यथावत था, नीचे हर में लिख दिया sin कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहां से sin स्क्वायर से sin स्क्वायर घट गया, तो बच गया आपके पास cos स्क्वायर प्लस cos, और नीचे हर में था sin कोष्टक 1 प्लस cos, ऊपर दोनों तरफ cos है इसलिए cos कॉमन ले लिया, तो cos का भाग cos स्क्वायर में cos प्लस cos का भाग cos में एक बार, 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कट गया, cos बटा sin आ गया, और cos बटा sin क्या होता है आपका cot। इस तरीके से ये का क्या आ गया आपका उत्तर, ठीक है। देखिए अगला जो इसका पार्ट 2 है वो देखिए sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लाना है, क्या लाना 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS आपका क्या है sin 6 थीटा प्लस cos की घात 6, यानी देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से sin स्क्वायर थीटा की घात 3 और cos स्क्वायर थीटा की घात 3, ठीक है। इस तरीके से लिखने पर क्या सर्वसमीकरण प्राप्त होगी, इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद होनी चाहिए हमेशा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सर्वसमीकरण लगेगी यहां से, देख लो दोनों तरफ क्यूब, a की जगह sin स्क्वायर, b की जगह cos स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना ये जो सर्वसमीकरण है ये ध्यान रखना आपको, क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसके स्थान पर जब सर्वसमीकरणों को हल करते हैं
इस सर्वसमीकाओं को, इस जो प्रश्नों को हल करते हैं तो एक और इसका स्वरूप है दूसरा, इससे आसान स्वरूप जिसको हल करने के लिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ये भी उपयोग में लेते हैं, ध्यान रखना। इसके स्थान पर ये भी लेते हैं, ज्यादातर यही यूज लिया जाता है। प्रश्न दोनों में से किसी से करोगे तो हल हो जाएगा, लेकिन यदि इसको संक्षिप्त में हल करना है तो इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। लेकिन आप प्रश्न दोनों में से किसी से कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो लिख रखा है उसके बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ये तो दूसरी सर्वसमीका है। तो इसका स्वरूप आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ये सर्वसमीका भी पढ़ी होगी आपने, स्वतंत्र सर्वसमीका भी है ये, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है और ए प्लस बी का होल क्यूब अलग है। इसमें क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी के क्यूब के माइनस में 3ab कोष्टक a प्लस बी लिखा, तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। ध्यान देना, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो माइनस क्या है 3ab कोष्टक a प्लस बी, इससे ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, पीछे क्या बच जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी सर्वसमीका हुई कि नहीं। हम बात किसकी कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आया कि नहीं। तो इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। वैसे ये यूज करोगे तो प्रश्न थोड़ा ज्यादा आसान होगा और ये यूज करोगे तो भी आसान होगा। ये संक्षिप्त है, ये थोड़ा 1-2 स्टेप ज्यादा होगा इसमें, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए ये जो सर्वसमीका है इसका उपयोग करके मैं हल करवा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का प्रश्न है और बराबर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब। ए की जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या, कोस स्क्वायर थीटा और सूत्र के अनुसार क्या, क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3a। ए की जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए प्लस बी, ए की जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो है घात, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 की घात 3 क्या हो गया, 1 माइनस इसका मान भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 और इससे गुणा किया तो आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। कितने लोगों को समझ में आया, सभी को आ गया होगा। देखिए यहां से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका RHS था जो कि आ गया। देखिए 2 स्टेप का प्रश्न है, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है 6 नंबर का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। आप इसका उपयोग करके भी कर सकते हैं। यदि इसका उपयोग करते तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है, इसका मान 1 हो जाता, या साइन स्क्वायर आ जाता, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाता, या कॉस स्क्वायर आ जाता, कॉस या घाते 4 हो जाती। देखिए स्क्वायर खुद का है, फिर जो स्क्वायर जो जिसका है, तो मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 वाला, उसमें 2ab को जोड़ना और 2ab को घटाने वाले से होगा, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वहां से आएगा, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां से आएगा, टोटल मिला के कितने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, 3। तो इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वो इससे 2 स्टेप ज्यादा होगा, इसमें 2 स्टेप कम है। वैसे दोनों में से किसी का उपयोग कर सकते हो, मुख्यतः ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, इसलिए नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x प्लस वाई माइनस 4 एक जो रेखा है जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना है, यानी अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी जो 2 बिंदु है, ए और बी ये 2 बिंदु हैं। ए का निर्देशांक 2 और -2, बी का निर्देशांक 3 और 7। ये 2 एक रेखाखंड है, इसको एक रेखा, ये समीकरण का मतलब रेखा से है, यहाँ से ध्यान रखना, ये रेखा के रूप में है। रेखा जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है किस अनुपात में, मान लेते हैं लैम्बडा अनुपात 1 में कर रही है, इसमें लैम्बडा अनुपात 1 में। तो कहने का मतलब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x और y। मान लो ये बिंदु हो गया C। तो देखिए माना AB रेखाखंड को रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 बिंदु C पर लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है, विभाजित
करती है। ठीक है, यदि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है तो यहाँ से x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लो। तब x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अंत विभाजित करती है तो इनके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। m1 आपका पहला अनुपात लैम्डा हो गया, लैम्डा गुना x2 हो गया आपका 3 प्लस m2 आपका 1 हो गया, x1 हो गया आपका 2, m1 हो गया लैम्डा और m2 हो गया 1। यहाँ से देखिए क्या हो गया, 3 लैम्डा प्लस 2 बटा लैम्डा प्लस 1। ये तो आ गया x का मान। अब y का मान देखिए यहाँ से, तथा y बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा, ये सूत्र आपको याद रखने होंगे, ध्यान रहे। सूत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। बराबर m1 का मान हो गया आपके लैम्डा गुना y2 का मान हो गया आपके 7। ठीक है, अब आपका m2 हो गया 1 गुना x1 हो गया आपका -2 बटे में लैम्डा प्लस 1 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ से 7 और लैम्डा का गुना हो गया, 7 लैम्डा प्लस माइनस 2 हो गया और लैम्डा प्लस 1 हो गया। इस तरीके से बिंदु सी के निर्देशांक आ गए। अब बिंदु सी किस पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, तो रेखा बिंदु सी के निर्देशांक जो है वो रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट। अर्थात बिंदु सी रेखा, क्या नाम है रेखा का, 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 को सी के जो निर्देशांक है वो संतुष्ट करेंगे, वो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है x और y के मान है वो इस के अंतर्गत रख देंगे। इसके अंतर्गत जो आपकी असमीका है, सॉरी असमीका क्या, समीकरण, रेखा जिसको हम बोलते हैं, 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। x का मान पहले हमने ज्ञात किया, कितना आया, देख लो यहाँ से 2 गुना x का मान आपके पास में आया था 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 बटा लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। ठीक है, प्लस y का मान क्या आया आपके, y का मान आया 7 लैम्डा माइनस 2 बटा लैम्डा प्लस 1 और 4 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखिए, हल कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 2 और 3 लैम्डा से, तो हो गया 6 लैम्डा, 2 और 2 से गुणा कर देते हैं 4 लैम्डा प्लस 1 हर में हो गया, 7 लैम्डा माइनस 2 हो गया, लैम्डा प्लस 1 हो गया, बराबर में क्या हो गया आपका 4। अब देखिए यहाँ से आगे मिटा देता हूँ, देखिए यहाँ से दोनों का आर समान है तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 कट गया तो अंश जो है वो रह जाएगा आपका 6 लैम्डा प्लस 4, ये आपका प्लस है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 2 बराबर 4। यहाँ से देखिए 6 लैम्डा और 7 लैम्डा, कितने लैम्डा हो गए, लैम्डा हो गए 13। 4 में से ये आपका 2 चला गया तो प्लस का 2 बच गया, बटे में लैम्डा प्लस 1 बच गया, बराबर में 4, वजर गुणा कर दो, तो वजर गुणा करने पर क्या आ जाएगा, वजर गुणा करने पर आ जाएगा आपके 13 लैम्डा प्लस 2 और इधर 4 का गुणा हुआ तो 4 लैम्डा प्लस 4, पक्षांतर कर दो, 13 लैम्डा, 4 इधर आएगा तो माइनस के 4 लैम्डा, 4 इधर है और 2 इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये बातें समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे देखिए आप, 13 लैम्डा में से 4 लैम्डा गए तो कितने बचे, 9 लैम्डा, तो 9 लैम्डा बराबर क्या आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा में वो भाग में, तो लैम्डा बराबर आ गया 2/9, अर्थात लैम्डा के हर में 1 लिख दूं तो लैम्डा अनुपात 1 का मतलब क्या आ गया, 2:9। ये आपका हो गया उत्तर। क्या ज्ञात करना था, अनुपात, तो अनुपात आ गया 2:9। देखिए अगला क्वेश्चन है, शीट कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, बौद्धायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हो आप। ठीक है, बौद्धायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनाया हमने ABC, जिसमें A समकोण है, A क्या है, समकोण, तो ये होगी कर्ण, तो दिया क्या है
दिया है समकोण त्रिभुज ABC में ए क्या है 90। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देखिए दिया है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण दिख रही है, कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को, तो ये कर्ण है, इस पर यदि जो वर्ग बनेगा उसका जो क्षेत्रफल या एरिया, और इस पर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया, इस पर बनेगा उसका एरिया, तो इस पर बनेगा उसके अकेले का एरिया इस दोनों पर बनने वाले वर्गों के एरिया के योग के बराबर होता है, अर्थात इन भुजाओं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका वर्ग इसके वर्ग के योग के बराबर होगा, अर्थात BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आए तो गॉस परिमेय को सिद्ध करना है, रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर रचना क्या करनी पड़ेगी, ऐसे लंब डालेंगे किस पर, BC पर, तो लिखेंगे AD लंब BC की तरह। ठीक है, अब उत्पत्ति देखिए, पहले हम ये छोटा त्रिभुज लेंगे ABD, इसकी तुलना इसके साथ करके हम समरूप करेंगे ABC के साथ, तो दोनों को समरूप करना है। तो देखिए त्रिभुज ABD, ध्यान रखे इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ से कोण जो A है त्रिभुज ABC का, उसके बराबर में कौन सा कोण हो जाएगा, ये भी समकोण है, लंब है, इसलिए ADB, कोण ADB बराबर 90 डिग्री। दूसरा ये कोण देख सकते हो आप उभयनिष्ठ, यानी कोण B बराबर B, कारण उभयनिष्ठ, कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अतः आपने समरूपता में एक गुणधर्म पढ़ा होगा A गुणधर्म, तो A यानी कोण गुणधर्म से त्रिभुज कौन सा, ABD समरूप हो गया किसके, ABC। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, समानुपाती। जो आपका छोटा त्रिभुज है कौन सा, AB, इसकी भुजा लेंगे AB, और आपका जो बड़ा, ये तो होगी छोटे त्रिभुज की, इसके संगत बड़ा त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, AB कौन सी होगी, छोटे की, तो बड़ी हो जाएगी BC। क्या हो गया, BC बराबर छोटे की यदि हम लेते हैं BD, छोटे की कौन सी लेते हैं BD, तो बड़े की कौन सी हो जाएगी AB। देखिए ये बड़े के लिए AB का यूज हुआ है, यहाँ पर AB का छोटा, क्योंकि AB है वो उभयनिष्ठ है, इस छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है, तो यहाँ से क्या हो गया AB बटा BC। ये AB छोटे त्रिभुज के रूप में ली और BC बड़े त्रिभुज के रूप में ली, जब BD ली तो ये छोटे त्रिभुज के रूप में ली, और AB ली तो अब बड़े त्रिभुज के रूप में ली। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे AB और AB का, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BD गुणा BC, यह आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तथा अब आप इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप करेंगे, तो तथा त्रिभुज हो गया ACD व त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ से कोण A बराबर यहाँ हो जाएगा आपके ADC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, C है वो उभयनिष्ठ है, तो कोण तथा C बराबर C हो जाएगा, कोण C बराबर C, कारण क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ऐसा कोण उभयनिष्ठ कोण। अतः A गुणधर्म से कौन कौन से दो त्रिभुज समरूप हो गए, देखिए यहाँ से मिटा देता हूँ इसको मैं, त्रिभुज समरूप हो गए ACD, त्रिभुज ACD समरूप हो गया ABC। तब देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ से हो जाएगा AC, ये छोटे त्रिभुज की, तो AC बटा बड़े त्रिभुज की BC होगी, बराबर छोटे त्रिभुज की CD होगी, तो बड़े त्रिभुज की AC होगी, ये बड़े त्रिभुज की AC, ध्यान रखना, AC और AC का गुणा हो गया AC स्क्वायर, और CD और BC का गुणा हो गया CD गुणा BC, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दो।
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, दाया पक्ष में जुड़ जाएगा, बाया पक्ष बाया पक्ष में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा उसका बाया पक्ष क्या है, यहाँ से देख लीजिए समीकरण 1 AB स्क्वायर, इसका दाया पक्ष AC स्क्वायर, वहां हो गया आपके BD गुणा BC और यहाँ हो गया आपके CD गुणा BC। देखिए आगे यहाँ से बाया पक्ष हो गया आपके AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ से आपके क्या कॉमन आ जाएगा, BC, क्या कॉमन आ जाएगा, BC, ध्यान रखना BC कॉमन आ गया, तो ये हो गया BC कॉमन, तो पीछे क्या रहा, BC कट गया, BD रहा और यहाँ CD रहा, तो BD प्लस CD आकृति में देखिए BD प्लस CD मिलकर क्या बन रहा है, BC, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC गुणा BC। ठीक है, इस तरीके से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC और BC का गुणा BC, इसको क्या सिद्ध करना था, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की सिद्ध। ठीक है, समझ में आ गया होगा।